हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के तीसरे लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात की थी बच्चों, याद होगा आपको। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉपी नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, ये कॉपी नंबर की बात की थी। किसके लिए बात की थी बच्चों? प्लास्मिड डीएनए के लिए और जीवाणु भोजी डीएनए के लिए, यही बात की थी। और मैंने आपसे कहा था कि क्या कहा था बच्चों, कि एक जीवाणु कोशिका में प्लास्मिड डीएनए या जीवाणु भोजी की जो संख्या होगी उसे हम क्या कहते हैं? कॉपी नंबर। ठीक है, अब क्या है, ध्यान देंगे बच्चों। मान लेते हैं मेरे पास दो जीवाणु कोशिका हैं। ठीक है, इसमें एक प्लास्मिड डीएनए है, इसमें एक प्लास्मिड डीएनए है जिसका कॉपी नंबर 15 है। ठीक है, और इसमें एक प्लास्मिड डीएनए है जिसका कॉपी नंबर 25 है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको दो प्लास्मिड डीएनए लिखे हैं। एक प्लास्मिड डीएनए जिसका कॉपी नंबर 15 है और एक प्लास्मिड डीएनए जिसका कॉपी नंबर 25 है। इसका मतलब जीवाणु में इस प्लास्मिड डीएनए की संख्या 15 है और इस जीवाणु में प्लास्मिड डीएनए की संख्या 25 है। तो कौन सा, मतलब कॉपी नंबर के आधार पर कौन सा क्लोनिंग वाहक बेहतर होगा? 15 वाला बेहतर होगा या 25 वाला? है ना, तो आंसर क्या होगा बच्चों? 25 वाला बेहतर होगा। क्यों? 25 का मतलब है इसका कॉपी नंबर ज्यादा है। कॉपी नंबर ज्यादा है इसका मतलब इसकी संख्या ज्यादा है, और संख्या ज्यादा है इसका मतलब इसकी संख्या क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये प्रतिकृतिकरण ज्यादा कर रहा है। प्रतिकृतिकरण ज्यादा क्यों कर रहा है? क्योंकि ओराइसाइट बेहतर काम कर रहा है ना। तो कॉपी नंबर का सीधा संबंध ओराइसाइट या प्रतिकृतिकरण से है। जितना बेहतर ओराइसाइट उतना ज्यादा प्रतिकृतिकरण, और जितना ज्यादा प्रतिकृतिकरण उतना ज्यादा कॉपी नंबर, और इसलिए ज्यादा कॉपी नंबर वाला बेहतर क्लोनिंग वाहक होगा। ज्यादा कॉपी नंबर वाला बेहतर क्लोनिंग वाहक है क्योंकि उसका ओराई स्थल बेहतर होगा। सही बात, तो यहीं पर मैं लिख देता हूं, यहीं पर एक नोट लिख दिया बच्चों मैंने। क्या लिख दिया? अधिक कॉपी नंबर वाले क्लोनिंग वाहक बेहतर हैं। ठीक है ना भाई, अधिक कॉपी नंबर वाले क्लोनिंग वाहक बेहतर क्यों हैं? क्योंकि उनका ओराई स्थल ज्यादा बेहतर है, उनमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम विस्तार में बात करेंगे प्लास्मिड डीएनए की। आज हम विस्तार में किसकी बात करेंगे भाई? प्लास्मिड डीएनए क्लोनिंग वाहक की। अब सबसे पहली चीज आपको बच्चों पता होनी चाहिए, ये प्लास्मिड डीएनए है क्या। तो ये देखो बच्चों, मैंने क्या बना दिया, मैंने एक जीवाणु कोशिका बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? मैंने एक जीवाणु कोशिका बनाई है। इस जीवाणु कोशिका में ये तो उसका गुणसूत्र डीएनए है। ठीक है, ये तो जीवाणु में मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते थे। आणविक जैविकी में पढ़ा है बच्चों, है ना। ये मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए है। अब आपके पास जीवाणु में एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए, गुणसूत्र के अतिरिक्त। ठीक है, ये तो गुणसूत्रीय, ये गुणसूत्रों के अतिरिक्त डीएनए हैं।
तो ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है, वृत्ताकार है, द्विरज्जुक है और इसमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता भी पाई जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? प्लास्मिड डीएनए। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? प्लास्मिड डीएनए। तो प्लास्मिड डीएनए क्या हो गया? क्या हो गया बच्चों? अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए जो जीवाणु में उपस्थित होता है। ठीक है, तो किसमें होता है? जीवाणु में उपस्थित। और इसमें क्या देखा जाता है? इनमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। प्रतिकृतिकरण की क्षमता क्यों होती है? क्योंकि ओराई स्थल होता है। आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, कुछ कवक में भी प्लास्मिड डीएनए होता है। हां, प्लास्मिड डीएनए कुछ कवक या फंगाई में भी होता है, लेकिन ज्यादातर प्लास्मिड डीएनए कहां मिलेगा? जीवाणु में। ज्यादातर प्लास्मिड डीएनए कहां मिलेगा? जीवाणु में। और ये वृत्ताकार डीएनए जो गुणसूत्रीय डीएनए के अतिरिक्त है, उसे प्लास्मिड डीएनए कहेंगे। सही बात। अब इस प्लास्मिड डीएनए का हम क्या करते हैं? तो हम लोग वैज्ञानिक इस प्लास्मिड डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई? इस प्लास्मिड डीएनए को किसके रूप में यूज करेंगे? क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयुक्त। ठीक है, तो इस प्लास्मिड डीएनए को किस रूप में प्रयोग किया जाएगा बच्चों? क्लोनिंग वाहक के रूप में। क्यों क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर रहे हैं? क्लोनिंग वाहक के रूप में क्योंकि ओराई स्थल है। बताया था मैंने, किसी भी डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए? क्या चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण चीज क्लोनिंग ओराई स्थल। क्या चाहिए? ओराई स्थल। ठीक है भाई, तो प्लास्मिड डीएनए को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करते हैं। अब देखो भाई, अब यहां पर मैं बना रहा हूं PBr 322। क्या बना रहे हैं हम भाई? PBr 322। ये क्या है? कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए। क्या है बच्चों? ये कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए है। क्या है? कृत्रिम प्लास्मिड डीएनए। किसने बनाया गया है? बॉलीवर और रॉड्रिगेज द्वारा निर्मित। ठीक है बच्चों, क्या है भाई? ये PBr 322 प्लास्मिड है। क्या है? प्लास्मिड डीएनए, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक प्लास्मिड डीएनए नहीं है। लेबोरेटरी में वैज्ञानिकों ने बनाया है, कृत्रिम रूप से बनाया है। किसने? बॉलीवर रॉड्रिगेज। इसीलिए B मतलब बॉलीवर, R मतलब रॉड्रिगेज, P मतलब प्लास्मिड। 322 तो उनकी लेबोरेटरी का नाम होगा या संख्या होगी। तो P मतलब प्लास्मिड, B मतलब बॉलीवर, R मतलब रॉड्रिगेज। ठीक है भाई, अब इस प्लास्मिड की संरचना हम देखें। ठीक है, तो इस प्लास्मिड डीएनए में आपको क्या मिलेगा? ओराई स्थल, एक आरोपी मिलेगा भाई। ये क्या है? अभी हम देखेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन। एक सेकेंड बच्चों, मैं पहले डायग्राम बना दूं, फिर आप समझाऊंगा।
ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक PBr 322 की संरचना बनाई है। याद करो, किसी भी क्लोनिंग वाहक में 3 प्रमुख लक्षण क्या चाहिए थे? किसी भी क्लोनिंग वाहक में 3 प्रमुख लक्षण, ओराए स्थल, चयनात्मक चिन्हक जीन और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन स्थल। ओराए स्थल इसमें है, पहला बिंदु क्लियर। ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये जो लाल है ना बच्चों, ये प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन है। अभी मैं बताऊंगा। एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक है, और इन प्रतिजैविकी प्रतिरोधक, आर का मतलब क्या है बच्चों यहां पर, प्रतिरोधक जीन। ये दोनों लाल वाली चयनात्मक चिन्हक जीन्स हैं, और ये काले एरो जो मैंने बनाए हैं, इस पे अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे काटेगी। तो ओराए स्थल इसमें है, चयनात्मक चिन्हक जीन इसमें है, और इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए पैलिंड्रोमिक क्षेत्र हैं जहां पर वो काटेगी। एक एंजाइम आपको याद रखनी है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? BAMH1। क्या याद रखनी है बच्चों? BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों याद रखनी है, अभी आएगा। ये एंजाइम कहां पर काटेगी बच्चों? ये एंजाइम जो है वो कहां पर काटती है? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन के क्षेत्र पर। ये BAMH1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहां काटेगी? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन वाले जगह पर काटेगी। ठीक है, तो क्या है इधर देखेंगे। मैंने संरचना किसकी बनाई भाई? PBr 322। क्या क्या चीजें हैं इसमें? सबसे पहले तो ओराए स्थल है। दूसरा, इसमें क्या उपस्थित है बच्चों? चयनात्मक चिन्हक जीन। कौन सी है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। क्या है भाई ये? एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन। एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हैं, प्रतिजैविकी, और उनके प्रतिरोधक जीन इस PBr 322 में हैं। ये चयनात्मक चिन्हक जीन है। मैंने आपको बताया था चयनात्मक चिन्हक जीन का काम, बताऊंगा अभी आगे। तीसरा, इनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के क्षेत्र हैं जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटेगी। बच्चों ROP था ना, क्या क्षेत्र था ये? ROP, रेप्लिकेशन ऑफ प्लास्मिड। प्रतिकृतिकरण कहां से होगा? ओराए स्थल से। प्रतिकृतिकरण तो कहां से होगा बच्चों? ओराए स्थल से होगा, सही। लेकिन प्रतिकृतिकरण के लिए एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी तो चाहिए। प्रतिकृतिकरण का प्रारंभ तो ओराए स्थल से होगा, लेकिन प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक एंजाइम और प्रोटीन वो कौन बनाएगा? ये ROP। ROP मतलब DNA है, जो क्या बनाता है? प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। तो यहां पर मैं लिख दूं, ROP क्या है भाई? किसका निर्माण करेगा? प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है भाई, ये किसकी संरचना है? PBr 322 की। PBr 322 ओराए स्थल है। चयनात्मक चिन्हक जीन कौन सी है? एम्पिसिलिन प्रतिरोधक, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्षेत्र हैं, और प्रतिकृतिकरण के लिए आवश्यक प्रोटीन्स का निर्माण वाला भाग
ROP है। यह संरचना आपको PBr 322 की याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलें आगे। ये तो PBr 322 की बात थी, प्लास्मिड डीएनए की। अब हमारे पास आता है, बिल्कुल हमने देखा था बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का TI प्लास्मिड। याद है पिछले लेक्चर में इसकी बात की थी। यदि परपोषी कोशिका पादप कोशिका हो, यानी अगर आपको टारगेट डीएनए पादप कोशिका में डालनी हो, तो क्लोनिंग वाहक किसे यूज करेंगे? इस TI प्लास्मिड को। ये TI प्लास्मिड किस जीवाणु में पाया जाता है? किस जीवाणु में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में। तो आओ इसकी बात करते हैं। सबसे पहले चीज ये TI प्लास्मिड जो है बच्चों, ये किस में पाया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस में। ठीक है, ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस का TI प्लास्मिड है। एक सेकंड, यहां पर मैं इसे कहता हूं प्राकृतिक अभियांत्रिक। ठीक है, इसे हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? प्राकृतिक अभियांत्रिक, यानी नेचुरल इंजीनियर कहते हैं। अभी अपन देखेंगे ऐसा क्यों। सुनो, इसका नाम TI क्यों है? TI का अंग्रेजी मतलब है बच्चों ट्यूमर इंड्यूसिंग। मतलब ये क्या प्रेरित करता है? ट्यूमर प्रेरित करता है। हां, पादपों में आपको मालूम होगा जो आवृत बीजी होते हैं बच्चों, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, उसमें एक बीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकॉट्स। तो द्विबीजपत्री पादपों में ये जो TI प्लास्मिड है, ये एक रोग उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये TI प्लास्मिड द्विबीजपत्र पादपों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, बिल्कुल सही, इसका नाम ही TI प्लास्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ये पादपों में एक प्रकार का कैंसर उत्पन्न करता है। कौन से पादपों में? द्विबीजपत्री पादपों में। द्विबीजपत्री पादपों में ये एक ट्यूमर रोग, कैंसर रोग उत्पन्न करता है, जिसे क्राउन गॉल ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि ये जो TI प्लास्मिड है, ये द्विबीजपत्री पादपों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग कैसे उत्पन्न करता है? ठीक है, तो इसके लिए इसकी संरचना देखें। ये मैं क्या बना रहा हूं, इधर ध्यान देंगे, TI प्लास्मिड। ठीक है भाई, ये TI प्लास्मिड का ओराई स्थल है। यहां पर इसे हम कहते हैं राइट बॉर्डर, इसे कहते हैं लेफ्ट बॉर्डर, और ये पूरा भाग कहलाता है tDNA। ट्रांसफर डीएनए। तो क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। ये TI प्लास्मिड किस में मौजूद है? एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस नामक जीवाणु में। वो जीवाणु आपको मृदा या सॉइल में मिलता है। ये एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस जीवाणु मृदा में या सॉइल में मिलता है। अब जैसे ही ये जीवाणु किसी भी द्विबीजपत्री पादप को संक्रमित करेगा, संक्रमित करने पर ये TI प्लास्मिड
रोग उत्पन्न करेगा उस द्विबीजपत्री पादप में। अब ये जो बच्चों टीआई प्लास्मिड है, ये पूरा का पूरा टीआई प्लास्मिड रोग उत्पन्न नहीं करता। हां, ये क्या करता है, ये टीआई प्लास्मिड अपने टी डीएनए, कौन सा डीएनए बच्चों, ये राइट बॉर्डर से लेफ्ट बॉर्डर वाला टी डीएनए जो है, इसको पादप कोशिका में स्थानांतरित करता है और ये टी डीएनए ही पादपों में रोग उत्पन्न करता है। तो प्राकृतिक अभियांत्रिक हो गया ना, टीआई प्लास्मिड अपने टी डीएनए को काट देता है, खुद ही अपने टी डीएनए को काटेगा और इस टी डीएनए को पादप में संक्रमित कर देगा और इस टी डीएनए के कारण पादप में कैंसर या ट्यूमर रोग हो जाएगा। तो टीआई प्लास्मिड का कौन सा भाग पादपों में संक्रमण उत्पन्न करता है, टी डीएनए। टीआई प्लास्मिड का कौन सा भाग पादपों में रोग उत्पन्न करता है, टी डीएनए। तो मैं यहां पे लिखूं भाई, टीआई प्लास्मिड का वह भाग जो पादपों में स्थानांतरित हो रोग उत्पन्न करता है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, टी डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टी डीएनए। क्या है भाई, टीआई प्लास्मिड है। अब ये पूरा का पूरा टीआई प्लास्मिड रोग उत्पन्न नहीं कर रहा। टीआई प्लास्मिड का कितना भाग है, ये टी डीएनए। ये टी डीएनए पादपों में प्रवेश करता है और द्विबीजपत्री पादपों में रोग उत्पन्न करता है। यही टी डीएनए क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है। और क्योंकि ये टी डीएनए किसका भाग है, प्लास्मिड का, इसलिए इसको टीआई प्लास्मिड कहते हैं। अब ये तो ठीक है सर कि ये जीवाणु है, जीवाणु के अंदर टीआई प्लास्मिड है, टीआई प्लास्मिड का टी डीएनए पादपों में रोग उत्पन्न कर रहा है। लेकिन हम इस टीआई प्लास्मिड को तो क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करने वाले हैं, है ना सर। आपने तो टेबल में लिखाया कि ये टीआई प्लास्मिड तो क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज हो रहा है। एक तरफ तो ये रोग उत्पन्न कर रहा है, अगर ये पादपों में रोग उत्पन्न कर रहा है तो सर क्लोनिंग वाहक के रूप में कैसे यूज करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे। हमें पता है पूरा टीआई प्लास्मिड खराब नहीं है। टीआई प्लास्मिड का कौन सा भाग रोगजनक है, टी डीएनए। इसे हटा दो। अरे भाई, आनुवांशिक अभियांत्रिकी से सब संभव है, खराब हिस्से को हटा सकते हैं। क्या है, डीएनए ही तो है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसे काटना ही तो है। तो रोगजनक हिस्सा कौन सा है, टी डीएनए। इस टी डीएनए को हटा दो और इसकी जगह पर अपनी टारगेट जीन डाल दो। अब क्या होगा, अब ये टीआई प्लास्मिड पादपों में टी डीएनए स्थानांतरित नहीं करेगा, आपकी टारगेट जीन को स्थानांतरित करेगा। बन गया ना क्लोनिंग वाहक। अरे भाई, एक दुश्मन है, एक दुश्मन बंदूक लेकर आपके सामने आ रहा है, आपने उससे बंदूक छीन दी और गुलाब का फूल थमा दिया। बंदूक टी डीएनए, उसको हटा दिया, गुलाब का फूल उसकी जगह पर टारगेट जीन निवेशित कर दी। तो क्लोनिंग वाहक के रूप में यदि आप टीआई प्लास्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करना चाहते हो तो क्या करना है, बिल्कुल ये संक्रमक टी डीएनए को हटाना है, इसके स्थान पर टारगेट जीन डाल देनी है। ठीक है, तो मैं लिखूं यहां पर, तो टीआई प्लास्मिड को क्लोनिंग वाहक के रूप में प्रयुक्त करने हेतु, ठीक है, टीआई प्लास्मिड को करने हेतु टी डीएनए को
टारगेट जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है ना भाई। तो आपने उससे बंदूक रोगजनक वाला हिस्सा हटा दिया और टारगेट जीन निवेशित कर दी। सही। तो ऐसे क्लोनिंग वाहक को बच्चों क्लोनिंग वाहक को हम कहते हैं डिसआर्म्ड वेक्टर। ऐसे क्लोनिंग वाहक को आप कहते हो डिसआर्म्ड वेक्टर। मतलब आपने उसका रोगजनक हिस्सा हटा दिया और उसके स्थान पर टारगेट जीन डाल दी। सही। तो अब सुनो, जंतु कोशिका के लिए क्लोनिंग वाहक किसे यूज करते थे? जंतु कोशिका के लिए क्लोनिंग वाहक किसे यूज करोगे? पश्च विषाणु या रेट्रोवायरस। अब पश्च विषाणु भी तो जंतुओं में रोग उत्पन्न करता है, तो उसका भी रोगजनक हिस्सा पहचान लो, रोगजनक हिस्से को हटा दो, उसकी जगह टारगेट जीन डाल दो, वो भी क्लोनिंग वाहक के रूप में हो गया यूज। उसे भी क्या कहोगे? डिसआर्म्ड वेक्टर। सही। तो पश्च विषाणु भी, ठीक है बच्चों, पश्च विषाणु भी डिसआर्म्ड वेक्टर का उदाहरण है। तो डिसआर्म्ड वेक्टर मतलब समझ गए ना? एक सामान्य था जो रोग उत्पन्न कर रहा था, आपने रोग उत्पन्न करने वाला क्षेत्र समझ लिया, उस रोग उत्पन्न करने वाले क्षेत्र को हटा दिया और उसके स्थान पर टारगेट जीन निवेशित कर दी। ऐसे क्लोनिंग वाहक को क्या कहते हैं? डिसआर्म्ड वेक्टर। टीआई प्लास्मिड भी इसका उदाहरण हो गया और पश्च विषाणु भी इस डिसआर्म्ड वेक्टर के उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, ये सारे क्लोनिंग वेक्टर अपन ने देख लिए। अब एक चीज यहां पर ध्यान देंगे भाई। किस बात? हाँ, ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं? क्लोनिंग वाहक और निवेशित टारगेट जीन की साइज। हाँ भाई, ये क्या है? ध्यान देंगे भाई। अभी अपन ने क्लोनिंग वेक्टर की बात की, प्लास्मिड डीएनए की, टीआई प्लास्मिड की और पश्च विषाणु की। अब हमें पता है ये क्लोनिंग वाहक क्या करते हैं। ये क्लोनिंग वाहक हमारी टारगेट जीन के साथ जुड़ जाते हैं। पुनर्योजक डीएनए बनता है जो जीवाणु कोशिका में या परपोषी कोशिका में स्थानांतरित होगा। सही बात। अब क्लोनिंग वाहक जो है बच्चों, वो हमारी टारगेट जीन से जुड़ते हैं। अब हमारी टारगेट जीन जो है वो छोटी भी हो सकती है साइज में या बड़ी भी हो सकती है ना? जो हम टारगेट जीन क्लोनिंग वाहक से जोड़ने वाले हैं वो टारगेट जीन छोटी या बड़ी हो सकती है। तो अगर टारगेट जीन की साइज छोटी है तो हम छोटा क्लोनिंग वाहक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर टारगेट जीन की साइज बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी जीन की साइज है, तो वो छोटे क्लोनिंग वाहक में फिट नहीं आ सकती। सीधी सी बात है। इसका मतलब सुनो, हमारे पास सबसे सरलतम क्लोनिंग वाहक कौन सा होता है? हाँ, प्लास्मिड डीएनए। ये प्लास्मिड डीएनए जो है ये सरलतम, ये क्या है बच्चों? सरलतम क्लोनिंग वाहक है। है सरलतम क्लोनिंग वाहक कौन सा है? प्लास्मिड डीएनए, क्योंकि ये बेहद छोटा होता है और क्योंकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, इसके अंदर जो जीन आप जोड़ोगे उसकी साइज भी छोटी होती है। कितनी होती है बच्चों? 0.5 से 8 किलो बेस पेयर्स की। ठीक है, अगर आपके पास 0.5 से 8 किलो बेस पेयर तक की जीन की साइज है, छोटी जीन है, तो उसे आप प्लास्मिड डीएनए से जोड़ सकते हो। लेकिन यदि आपकी जीन साइज बड़ी है,
ठीक है, 9 से 23 या मैं कहता हूं 9 से 25 किलो बेस पेयर। अगर आपकी जीन की साइज बड़ी है तो थोड़ा बड़ा क्लोनिंग वाहक चाहिएगा, और थोड़ा बड़ा क्लोनिंग वाहक कौन सा होगा? लैम्डा जीवाणु भोजी, है ना भाई। अब फिर क्लोनिंग वाहक किसे यूज करेंगे? लैम्डा जीवाणु भोजी के डीएनए को। भाई अपन ने देखा था प्लास्मिड डीएनए और जीवाणु भोजी डीएनए, दोनों डीएनए को हम क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज कर सकते हैं। दोनों को जीवाणु कोशिका में टारगेट जीन डालनी हो तो यूज कर सकते हैं। फर्क क्या है? अगर आपकी जीन साइज छोटी है तो प्लास्मिड डीएनए यूज कर लो, लेकिन अगर आपकी जीन की साइज थोड़ी बड़ी है तो फिर आपको लैम्डा जीवाणु भोजी यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब मान लो आपकी जीन साइज और भी बड़ी है, 30 से 45 किलो बेस पे, है ना, और भी ज्यादा बड़ी है, तो हम यूज करते हैं बच्चों कॉस्मिड डीएनए। क्या यूज करेंगे? कॉस्मिड। ये क्या है? ये नई चीज है भाई। प्लास्मिड प्लस लैम्डा जीवाणु भोजी कॉस। देखो भाई, छोटी सी जीन थी तो प्लास्मिड डीएनए में जोड़ दो, थोड़ी और बड़ी जीन है तो जीवाणु भोजी डीएनए में जोड़ दो, थोड़ी और बड़ी जीन है तो इन दोनों को जोड़ दो। आपने प्लास्मिड डीएनए और जीवाणु भोजी का कॉस डीएनए होता है, इसका नाम है कॉस। प्लास्मिड डीएनए और जीवाणु भोजी डीएनए दोनों को जोड़ दो तो क्लोनिंग वाहक बड़ा हो गया, और क्लोनिंग वाहक बड़ा हो गया तो बड़ी जीन साइज भी उससे जोड़ सकते हैं। सही। तो कॉस्मिड डीएनए जो है ना बच्चों, ये दो क्लोनिंग वाहक के मिश्रण से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? प्लास्मिड डीएनए और जीवाणु भोजी डीएनए को जोड़कर। हां, ये कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं होता, कृत्रिम डीएनए है। सही। अब मानव की जीन्स तो और भी बड़ी होती हैं। मानव की जीन्स जो होती है ना बच्चों, वो तो इससे भी बड़ी होती हैं, काफी बड़ी साइज की होती हैं। तो मानव की जीन को यूज करना हो उसके लिए तो भाई बहुत बड़े बड़े क्लोनिंग वाहक चाहिए। 50 से 300 किलो बेस पेयर हैं तो फिर आपको बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 1000 से 2500 की साइज, तो यैक यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है बच्चों, ये दो नए क्लोनिंग वाहक हैं, बैक और यैक। मैंने आपसे कहा था बच्चों, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपन जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट जो आणविक जैविकी में दे रखा है उसको मैंने कहा था बायोटेक में पढ़ेंगे। मानव जीनोम प्रोजेक्ट में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम ह्यूमन की जीन को क्लोनिंग वाहक से जोड़ते हैं। अब मानव की जीन काफी बड़ी होती हैं, और जो मानव की जीन इतनी बड़ी होती हैं तो वो ऐसे छोटे क्लोनिंग वाहक में नहीं जोड़ी जाती, उनके लिए बड़े क्लोनिंग वाहक चाहिए, वो बैक और यैक हैं। तो जब हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बैक और यैक के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखना है कि ये बैक और यैक क्या हैं? क्लोनिंग वाहक। और नेचुरल है या आर्टिफिशियल, प्राकृतिक है या कृत्रिम? ये कृत्रिम है। कैसे हैं बच्चों? कृत्रिम। ये लेबोरेटरी में बनाए गए हैं, और किस लिए बनाए गए हैं? ताकि बड़ी बड़ी जीन की साइज को इनके साथ जोड़ सकें। तो सरलतम क्लोनिंग वाहक कौन से हैं? प्लास्मिड डीएनए। और सबसे बड़े क्लोनिंग वाहक जिसमें बड़ी जीन आप जोड़ सकते हैं,
वो क्या है? बैक और यैक। इन बैक और यैक का विस्तार से डिटेल अपन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्लोनिंग वाहक की लिस्ट मैंने बना दी। अब क्या है भाई, देखो अभी तक क्या किया अपन ने, आ जाओ। अभी तक तो क्या किया है, ये हमने छोड़ो, हमने क्या किया भाई, टारगेट डीएनए को किसके साथ, क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा है। जोड़कर क्या बनाया, पुनर्योजक डीएनए। ध्यान से देखेंगे, यही किया ना भाई, टारगेट डीएनए को क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़ा। क्लोनिंग वाहक के लक्षण देख रहे थे हम अभी तक। क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर क्या बनाया बच्चों, पुनर्योजक डीएनए। अब इस पुनर्योजक डीएनए को क्या करेंगे, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे ना। इस डीएनए को अब किसमें स्थानांतरित करेंगे, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। सही बात, इस पुनर्योजक डीएनए को परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। और जैसे ही परपोषी कोशिका में पुनर्योजक डीएनए चला जाएगा, जैसे ही परपोषी कोशिका में यह पुनर्योजक डीएनए चला जाएगा, तो अब उस कोशिका को क्या कहोगे, हां क्या कहोगे, पुनर्योजक परपोषी कोशिका कहेंगे ना भाई। जिस परपोषी कोशिका में पुनर्योजक डीएनए चला गया हो, जिस परपोषी कोशिका में पुनर्योजक डीएनए चला गया हो, उसको परपोषी कोशिका को क्या कहोगे, पुनर्योजक परपोषी कोशिका। अब वो गया है या नहीं, यह भी पता करना पड़ेगा। ठीक है, आपका पुनर्योजक डीएनए परपोषी कोशिका में चला गया, यह पता करना पड़ेगा। कैसे पता करेंगे, आओ अब देखेंगे। ठीक है, तो चलो भाई पूरे प्रयोग को, एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, पूरे प्रयोग को देखेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ध्यान से समझेंगे। ये मेरे पास टारगेट डीएनए है। एक काम करता हूं, एक सेकेंड। ठीक है भाई, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब ले ली। ये मेरे पास टारगेट डीएनए है। ठीक है, और मेरे पास क्लोनिंग वाहक है। ठीक है बच्चों, मैंने कह दिया ये क्लोनिंग वाहक मैंने लिया PBr322। PBr322 क्या लिया बच्चों, क्लोनिंग वाहक। और ये है मेरे पास हमारी टारगेट जीन। सही बात, क्लोनिंग वाहक कौन सा लिया बच्चों, PBr322 लिया है। कौन सा क्लोनिंग वेक्टर, PBr322। संरचना याद है ना, याद है, यहां पर बना देता हूं। इसमें एम्पिसिलिन प्रतिरोधक की जीन है और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक की जीन है। ये चयनात्मक चिन्हक जीन अब समझ आएंगी, ध्यान से सुनना, अब समझ आएंगी। सही, अब मुझे क्या करना है, टारगेट जीन को क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना है। जोड़ना है तो इसमें क्या यूज करूं, कैसे जोड़ूंगा, पुनर्योजक डीएनए कैसे बनाऊंगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
और डीएनए लाइगेज की सहायता से किससे बनाऊंगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज की सहायता से बनाऊंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी ले रहा हूं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैं ले रहा हूं BAMH1। कौन सी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहा हूं? BAMH1। याद है BAMH1 कहां काटती थी? याद है BAMH1 कहां काटती थी? हां, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन की जगह। सही, क्लियर है चीज भाई? ये सिस्टम टारगेट जीन ली है, क्लोनिंग वाहक लिया है, दोनों को जोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज का मिश्रण लिया है। सही। क्या होगा? क्या होगा इसके बाद? बिल्कुल सही। हमें पता है BAMH1 कहां पर काटेगी? टेट्रासाइक्लिन के क्षेत्र पर। BAMH1 एंजाइम यूज कर रहे हो बच्चों, कहां पर काटेगी क्लोनिंग वाहक को? क्लोनिंग वाहक को कहां पर काटेगी बच्चों? कहां पर काटेगी? टेट्रासाइक्लिन की जगह पर काटेगी ना। कहां पर काटेगी बच्चों? BAMH1 टेट्रासाइक्लिन की जगह पर। यहां पर काट दिया, तो यहां पर काट दिया तो आपकी टारगेट जीन कहां पर जुड़ेगी? उस जगह पर जुड़ जाएगी, जुड़ जाएगी। सही बात। बन गया पुनर्योजक डीएनए। क्या बन गया ये? पुनर्योजक डीएनए बन गया। सही बात है। क्या किया भाई? वापस देखें। क्या हुआ भाई? अपने पास ये क्लोनिंग वाहक है। कौन सा क्लोनिंग वाहक है? PBr322। यही क्लोनिंग वाहक है एम्पिसिलिन प्रतिरोधक और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक वाला। यही क्लोनिंग वाहक है ना बच्चों? सही। तो अब एंजाइम कौन सी यूज की? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1। BAMH1 कहां काटेगी? इस जगह। BAMH1 किस जगह काटेगी? इस जगह। तो टेट्रासाइक्लिन वाली जीन कट गई। अब यहां पर क्या जुड़ेगी? यहां पर क्या जुड़ेगी? आपकी टारगेट जीन जुड़ेगी, है ना? यही तो बनाया। ये रहा पुनर्योजक डीएनए। सही बात बच्चों, यहां तक क्लियर है ना? ये टारगेट डीएनए को क्लोनिंग वाहक से जोड़ा है। अब सुनो, मान लो बच्चों मैंने शुरुआत में यहां पर मैंने 4 क्लोनिंग वाहक लिए हैं। 4 तो नहीं लूंगा मैं, हजारों में लूंगा। हजारों में क्लोनिंग वाहक यूज करूंगा और टारगेट डीएनए यूज करूंगा। तो मुझे बताओ, सारे क्लोनिंग वेक्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट जाएंगे और सारे क्लोनिंग वाहक में टारगेट जीन जुड़ जाएगी? सब क्लोनिंग वेक्टर कट के और टारगेट जीन को जोड़ लेंगे? 100% एफिशिएंसी होती है क्या कोई सिस्टम में? आप कितना भी कुछ कर लो, हर बार आपके पास 100% संभावना है जैसा आप चाहोगे वैसा होगा? नहीं है ना। ज्यादातर तो आपको मालूम है कि आपका क्लोनिंग वेक्टर कट जाएगा और टारगेट जीन जुड़ जाएगी। ज्यादातर अवस्थाओं में क्लोनिंग वेक्टर कटेगा और उसमें टारगेट जीन जुड़ जाएगी, ज्यादातर अवस्थाओं में। लेकिन कुछ ऐसी अवस्था भी तो हो सकती है बच्चों जिसमें टारगेट जीन क्लोनिंग वाहक से ना जुड़े। यह भी तो संभावना हो सकती है। संभावना तो हो सकती है ना बच्चों?
संभावना तो है कि पुनर्योजक डीएनए बन जाए, लेकिन यह भी तो संभावना है कि आपकी टारगेट जीन क्लोनिंग वेक्टर से ना जुड़ पाए। जरूरी थोड़ी है कि सब क्लोनिंग वेक्टर कट जाएंगे, सबके साथ टारगेट डीएनए जुड़ जाएगा, नहीं। हो सकता है कुछ क्लोनिंग वेक्टर एंजाइम उस तक पहुंच ही ना पाए, हो सकता है कि एंजाइम उसे काटे और डीएनए लाइगेज उस क्लोनिंग वेक्टर को वापस जोड़ दे, उसमें टारगेट जीन जुड़ ही ना पाए। संभावना है कि क्लोनिंग वेक्टर के साथ टारगेट जीन ना जुड़ पाए। तो दो संभावनाएं हो गई। एक वो संभावना जिसमें अपनी टारगेट जीन जुड़ गई और पुनर्योजक डीएनए बन गया, है ना। एक संभावना है कि अपनी टारगेट जीन क्लोनिंग वेक्टर के साथ जुड़कर पुनर्योजक डीएनए बन गया, और एक संभावना है कि क्लोनिंग वाहक के साथ टारगेट डीएनए नहीं जुड़ पाया। ठीक है, दोनों संभावनाएं हैं। अब यह सारा काम टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो हमें नहीं मालूम किसमें पुनर्योजक डीएनए बना, किसमें नहीं बना, किसमें टारगेट जीन जुड़ी, किसमें नहीं जुड़ी, हमें नहीं पता। हमने तो इस पूरे मिश्रण को परपोषी कोशिका में डाल दिया। ठीक है, अपन ने तो क्या किया भाई, इस पूरे मिश्रण को मैंने परपोषी कोशिका में डाल दिया। क्या किया, इधर मैंने बच्चों इस पूरे मिश्रण को परपोषी, अच्छा परपोषी कोशिका कौन सी है, जीवाणु होगी, पादप है या जंतु है? परपोषी कोशिका कौन सी? सही बात, आपने क्लोनिंग वाहक PBR322 प्लास्मिड डीएनए लिया है, तो परपोषी कोशिका कौन सी? जीवाणु। अब सब समझ आ गई होगी आपको, बहुत बढ़िया। परपोषी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरण, सही बात भाई, ये आपने कर दिया। इस पूरे मिश्रण में, इस मिश्रण में क्या क्या होगा? इस मिश्रण में पुनर्योजक डीएनए होगा और केवल क्लोनिंग वाहक होगा। ऐसा क्लोनिंग वाहक जो टारगेट जीन से नहीं जुड़ा, और पुनर्योजक डीएनए जिसमें टारगेट डीएनए और क्लोनिंग वाहक जुड़ चुका है। इस पूरे मिश्रण को आपने परपोषी जीवाणु कोशिका में स्थानांतरित कर दिया। अब क्या होगा, सुनो, अब तीन संभावनाएं आएंगी। हां, क्या आएंगी? तीन संभावनाएं। अभी देखते हैं कैसे तीन संभावनाएं आएंगी। ये तीन परपोषी संभावनाएं आएंगी। क्या आएंगी, सोचो आप सोचो, एक परपोषी जीवाणु कोशिका है और आपने ये टेस्ट ट्यूब का पूरा मिश्रण इन परपोषी जीवाणु कोशिकाओं में डाल दिया। क्या होगा? सभी जीवाणु कोशिका, सभी परपोषी कोशिका डीएनए को अपने अंदर ले लेंगी? सारी परपोषी कोशिकाएं डीएनए अंदर ले लेंगी? नहीं ना। सारी परपोषी कोशिका, सब जीवाणु कोशिका डीएनए अंदर नहीं ले सकती। कुछ जीवाणु कोशिका है वो अपने अंदर डीएनए नहीं ले पाएगी। हां, कुछ जीवाणु कोशिका बाहर वाला डीएनए अंदर नहीं ले पाएगी। उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्म्ड या अरूपांतरित जीवाणु या अरूपांतरित परपोषी कोशिका। ठीक है ना भाई? आपने भाई 100 जीवाणु डीएनए है, तो 100 परपोषी जीवाणु कोशिका हैं, और आपने ये मिश्रण 100 जीवाणु पे डाल दिया, तो 100 में से 5-10 ऐसे जीवाणु होंगे जो उस डीएनए या बाहर वाले डीएनए को नहीं लेंगे अंदर। सब आसानी से डीएनए नहीं ले सकते।
तो कुछ जीवाणु कोशिका ऐसे होंगे जो डीएनए को नहीं ले पाएंगे, वो अरूपांतरित हैं। सही। कुछ बाकी जीवाणु होंगे वो डीएनए को अंदर लेंगे। अब डीएनए तो दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है? एक तो केवल क्लोनिंग वाहक है, एक तो केवल क्लोनिंग वाहक है, तो वो क्लोनिंग वाहक को अंदर लेंगे, है ना भाई? किसको अंदर लेंगे? क्लोनिंग वाहक को। और कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो पुनर्योजक डीएनए को अंदर लेंगे। हां, कुछ जीवाणु ऐसे होंगे जो पुनर्योजक को अंदर लेंगे। सही बात। तो इनको क्या क्या कहेंगे? ये तो है रूपांतरित, है तो रूपांतरित, परंतु अपुनर्योजक है। अपुनर्योजक क्यों कह रहे हैं भाई? इन्हें नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें पुनर्योजक डीएनए नहीं गया। डीएनए तो गया, रूपांतरित तो हुए। डीएनए जाना मतलब रूपांतरित हो जाना, लेकिन पुनर्योजक डीएनए नहीं गया, टारगेट जीन वाला डीएनए नहीं गया, इसलिए अपुनर्योजक। तो अपने काम के ये वाले हैं। काम के कौन से हैं भाई? रूपांतरित प्लस पुनर्योजक परपोषी, है ना? आ गई बात समझ में? देखो भाई, मैंने 3 सिस्टम बनाए। अपन ने वो पूरा डीएनए का मिश्रण जिसमें क्लोनिंग वाहक है और पुनर्योजक डीएनए है, उसको अपन ने जीवाणु में ढोल दिया एक तरीके से। कुछ जीवाणु वो डीएनए नहीं ले पाए, अरूपांतरित। कुछ केवल क्लोनिंग वाहक वाला डीएनए ले पाए, ये रूपांतरित लेकिन अपुनर्योजक। और कुछ थे जो रूपांतरित और पुनर्योजक ले पाए। तो अपने काम के कौन से हुए? अपन को तो पुनर्योजक चाहिए, तो अपन को इनकी पहचान करनी पड़ेगी। किसकी पहचान करनी पड़ेगी? पुनर्योजक कोशिका की। अपन को किसकी पहचान करनी पड़ेगी? पुनर्योजक परपोषी कोशिका की पहचान या उसका चयन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चयन। ठीक है बच्चों, किसकी बात हो रही है? पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन की। हमारी कोशिकाएं कौन सी हैं? रूपांतरित और पुनर्योजक। इसी में हमारा टारगेट डीएनए गया है। तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि टारगेट डीएनए परपोषी कोशिका में गया है या नहीं, इसके लिए चयनात्मक चिह्नक जीन का इस्तेमाल करेंगे। किसकी? चयनात्मक चिह्नक जीन। कौन सी चयनात्मक चिह्नक जीन है? चयनात्मक चिह्नक जीन कौन सी है भाई? हाँ, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक की जीन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक की जीन। तो देखो भाई, पहले जीवाणु कोशिका की बात करो। इस जीवाणु कोशिका में कोई डीएनए गया ही नहीं, न क्लोनिंग वाहक गया, न पुनर्योजक डीएनए गया। इसमें कोई भी बाहर का डीएनए अंदर नहीं गया। तो ये जीवाणु जो है वो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी के लिए संवेदनशील होगा, है ना भाई? एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी जीवाणु को मार देती हैं, जीवाणु को नुकसान पहुंचाती है, मारती है ना। तो ये जो जीवाणु है वो एम्पिसिलिन के लिए भी संवेदी है, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी संवेदी है। क्यों संवेदी है? क्योंकि एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविकी है, और प्रतिजैविकी जीवाणु को मार देती है, इस जीवाणु को मार देगी।
क्योंकि ये जीवाणु एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए संवेदी है। इस वाले जीवाणु को मारेगी क्या? इस वाले जीवाणु को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मार सकती है क्या? नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोनिंग वाहक गया, PBR 322, उसमें तो प्रतिरोधक जीन है ना। इसमें एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन है। वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करेगी जीवाणु को। जीवाणु एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक हो जाएगा, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधक है और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक है। सही बात भाई। लेकिन ये दोनों कोशिकाएं हमारे काम की नहीं। ये दोनों परपोषी कोशिका हमारे काम की क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारा टारगेट डीएनए तो है ही नहीं, पुनर्योजक डीएनए तो है ही नहीं। हमारे काम की वो तीसरी है। उसमें क्या है? उसमें तो केवल एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन है ना। केवल एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन है। टेट्रासाइक्लिन वाली कहां गई? साइक्लिन वाली तो BAM-H1 ने काट दी, उसकी जगह पर टारगेट जीन हुई। तो ये टेट्रासाइक्लिन के लिए संवेदी हो गए, है ना भाई। तीनों अलग अलग। जो जीवाणु, जो परपोषी कोशिका दोनों एंटीबायोटिक के लिए संवेदी हैं, वो हमारी परपोषी कोशिका नहीं है। जो जीवाणु परपोषी कोशिका दोनों एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक हैं, वो भी है तो रूपांतरित लेकिन अपुनर्योजक हैं, हमारी नहीं है। हमारी पुनर्योजक परपोषी कोशिका कौन सी है? हमारी पुनर्योजक कोशिका वो है जो एम्पिसिलिन के लिए प्रतिरोधक है लेकिन टेट्रासाइक्लिन के लिए संवेदी हो गई। टेट्रासाइक्लिन के लिए कैसे संवेदी हो गई? क्योंकि BAM-H1 हमने हमारी टारगेट जीन को टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन की जगह पे ही तो जोड़ा था, है ना। तो सुनो, ये जो पुनर्योजक परपोषी कोशिका का अपन ने चयन किया, किसका चयन किया? पुनर्योजक परपोषी कोशिका का चयन कर रहे हैं ना। तो पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन में दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अपन किसका यूज कर रहे हैं? एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन चयनात्मक चिन्हक जीन का प्रयोग कर रहे हैं। आप पहचान कैसे कर रहे हो? ये चयनात्मक चिन्हक जीन के आधार पर तो पहचान कर रहे हो। तो सुनो, यहां पर पुनर्योजक परपोषी कोशिका का चयन, है ना। तो पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन में दो चीजें, किसका प्रयोग हो रहा है? बिल्कुल सही, चयनात्मक चिन्हक जीन्स का प्रयोग। किसका प्रयोग किया भाई? चयनात्मक चिन्हक जीन्स, यानी प्रतिजैविकी प्रतिरोधक जीन। ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन्स, चयनात्मक चिन्हक जीन्स का प्रयोग किया। बिल्कुल सही। और एक प्रक्रिया यूज की अपन ने, निवेशन निष्क्रियन। किसका प्रयोग किया भाई? निवेशन निष्क्रियन, या जिसे हम कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये क्या है? ये क्या है? सुनो, क्या करा अपन ने? अपन ने कौन सी एंजाइम यूज की थी? BAM-H1। BAM-H1 कहां पर काट रही थी? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, मतलब चयनात्मक चिन्हक जीन पर काट रही थी। और उसके कटने पर वहां पर अपन ने क्या जोड़ी? टारगेट जीन। मतलब अपन ने टारगेट जीन को निवेशित किया, पर निवेशित किया।
टारगेट जीन को कहां पर निवेशित किया? चयनात्मक चिन्हक जीन की जगह पर निवेशित किया, और उस कारण चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो गई ना। ये चयनात्मक चिन्हक जीन चली गई, निष्क्रिय हो गई। इसे ही क्या कहते हैं? निवेशन निष्क्रियन। तो निवेशन निष्क्रियन में क्या किया अपन ने बच्चों? टारगेट जीन को चयनात्मक चिन्हक जीन के स्थान पर निवेशित किया, और उस कारण क्या हो गई? चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो गई, है ना। भाई मैं कुर्सी पे बैठा था, तो मेरे को कोई दूसरा व्यक्ति कुर्सी से उठाकर वो खुद बैठ गया, तो मैं पहले बैठा हुआ था, मैं चयनात्मक चिन्हक जीन हूं, लेकिन मेरे स्थान पर कोई और आ गया, टारगेट जीन आ गई, तो मैं निष्क्रिय हो गया। तो अपन ने टारगेट जीन को किसके स्थान पर निवेशित किया? चयनात्मक चिन्हक जीन के स्थान पर निवेशित किया, और इस कारण क्या हो गया? चयनात्मक चिन्हक जीन निष्क्रिय हो गई। और यही प्रयोग किसकी पहचान में या किसके चयन में कर रहे हैं? पुनर्योजक परपोषी कोशिका के चयन में, है ना बच्चों। क्या किया था अपन ने? वापस देख लें एक बार। अपन ने टारगेट डीएनए और क्लोनिंग वाहक को जोड़ा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज की सहायता से एक पुनर्योजक डीएनए बनाया। इस पुनर्योजक डीएनए बन तो गया, लेकिन कुछ ऐसे क्लोनिंग वाहक रह गए होंगे जिसमें टारगेट जीन निवेशित नहीं हुई होगी। ये दो संभावनाएं रही। इस पूरे मिश्रण को अपन ने परपोषी कोशिका में डाल दिया। जब आपने परपोषी कोशिका में डाला, तो कुछ परपोषी कोशिका डीएनए अंदर नहीं ले पाए, अरूपांतरित। कुछ केवल क्लोनिंग वेक्टर वाला डीएनए ले पाए, रूपांतरित लेकिन अपुनर्योजक। और हमारे काम के पुनर्योजक डीएनए ग्रहण करने वाले पुनर्योजक परपोषी कोशिका। तो अपन ने इसके चयन में या पहचान में चयनात्मक चिन्हक जीन का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया बच्चों? चयनात्मक चिन्हक जीन्स का इस्तेमाल किया। और कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया? निवेशन निष्क्रियन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सिस्टम क्लियर होगा। पुनर्योजक कोशिकाओं के चयन में हमने चयनात्मक चिन्हक जीन यूज की है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधक, है ना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अगली कक्षा में हम दूसरी चयनात्मक चिन्हक जीन का इस्तेमाल करेंगे, अल्फा या बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। यहां पर कौन सी चयनात्मक चिन्हक जीन यूज की? कौन सी चयनात्मक चिन्हक जीन यूज की बच्चों? यहां पर प्रतिजैविकी प्रतिरोधक। और कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया अपन ने? निवेशन निष्क्रियन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। कौन सी प्रक्रिया का? निवेशन निष्क्रियन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। और इससे किसका चयन हो गया? पुनर्योजक परपोषी कोशिका का। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं ये क्लास क्लियर होगी। अगली कक्षा में मुलाकात होगी। धन्यवाद।